हेलो डियर, आपका ज्योमेट्री की क्लास 4 के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, सर्वांग समता और समरूपता। ठीक है, तो अभी वाइट स्क्रीन इसलिए है क्योंकि थोड़ी सी एनिमेशन आप लोगों को दिखानी थी वो, और कुछ चीज़ें विजुअली आप लोगों को समझानी थी, आपके दिमाग में सेट करनी थी, तो वाइट स्क्रीन पर ही अच्छी लगती हैं, सुंदर दिखती हैं। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आएंगे मैं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर स्विच कर जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फिर पढ़ रहे हो कि नहीं रोज़? ठीक है, पूरे सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी, जैसे कि मैंने पहले बताया है, बस आज के काम की टेंशन लो। अभी किस मूड में बैठे हो इसकी टेंशन लो। अभी ठीक ठाक बैठे हो, हाथ पैर मुंह धो के, हैं, मुंह वगैरह धो के बैठ जाओ आराम से, पेन नोटबुक लेकर पूरा ध्यान लगाकर, ईयरफोन लगाकर क्लास देखा करो। ठीक है, ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और अगर कोई डिस्टर्ब आपको करता है और आप वाकई में सीरियस हैं चीज़ों को लेकर, तो आप उनको इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे क्लास ले रहा हूँ, इस वक्त मेरे को डिस्टर्ब मत किया करो। घर वाले हों, दोस्त हों, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ पाना है तो कुछ एक फिक्स कुछ चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ेगी ना, तो उन्हें फॉलो करो, चीज़ों को सीरियसली लो। और यहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही है यार चंडीगढ़ में, कैप वगैरह के बिना दिमाग सुनना हो जाए, मेरे को ये लग रहा था। चलिए स्टार्ट करें फिर। चलिए जी, तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस सर्वांग समता, हिंदी में इसका मतलब आपको पता चल रहा है, सर्व मतलब कि सारे, सर्व गुण संपन्न बोलते हैं ना, कि सारे गुण हैं, सारे अंग समान। सारे अंग समान का क्या मतलब है? कोई भी दो फिगर, यहां पर ट्रायंगल होना जरूरी नहीं है, कोई भी दो फिगर, उनके सारे पार्ट्स यानी कि सारी भुजाएं, सारे एंगल, सब कुछ अगर उनका समान है, या फिर हम ये बोल सकते हैं अगर वो एक दूसरे के ऊपर रखी जा सकती हैं, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, उनको हम सर्वांग सम बोलेंगे। देख लेते हैं। देखो, चाहे कैसी भी फिगर हो, फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, मान लो ये दोनों फिगर्स हैं, ये भी एक फिगर है, इरेगुलर फिगर है बट फिगर तो है। ऐसे ही ये भी दो फिगर हैं, जब आप इनको इनके ऊपर रखोगे तो कंप्लीटली इनको कवर कर रही हैं। जी हाँ सर, कंप्लीटली कवर कर रही है ना, बिल्कुल एक दूसरे के जैसी हैं। जी हाँ सर, तो ये दोनों फिगर्स क्या हैं? मतलब कि ये फिगर और ये फिगर, ये दोनों फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2, ये दोनों क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट है। फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 4, ये दोनों क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ गई बात? अगर दो फिगर्स एक दूसरे के इक्वल हों तो ज्योमेट्री में इक्वल नहीं बोलते, कॉन्ग्रुएंट बोलते। कुल मिलाकर ये बात। अगर आप ट्रायंगल्स की बात करो तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, डन। अब हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट है? उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो जरा, सबसे पहला रूल है साइड साइड साइड, SSS रूल। अगर एक ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और एक ट्रायंगल की सारी साइड्स दूसरी ट्रायंगल की सारी साइड्स के बराबर हैं। अब एग्जाम में ऐसे तो है नहीं कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन को काट के ऐसे उसको उठाकर उसके ऊपर रख के देखोगे, तो कुछ रूल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं। अगर एक ट्रायंगल की सारी साइड्स दूसरी ट्रायंगल की सारी साइड्स के इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ AB इज इक्वल टू DE एंड BC इज इक्वल टू EF एंड CA इज इक्वल टू FD, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है? और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, यानी कि वो बिल्कुल ही इक्वल हैं, अगर दो चीज़ें बिल्कुल ही इक्वल हैं, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, अब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का क्या मतलब है? ये वाला एंगल इसके इक्वल होएगा। कौन सा एंगल? ऐसा एंगल जो एक डंडी और दो डंडी वाली साइडों के बीच में बना है, जो एक डंडी और दो डंडी वाली साइडों के बीच में बना है। ये नहीं है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, नहीं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसलिए बोला जाता है। ठीक, उसका संगत हिस्सा। यहाँ पर दो डंडी और तीन डंडी के बीच वाला, दो डंडी और तीन डंडी के बीच वाला, वो सारे बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट रूल जो है SAS रूल, तो साइड एंगल साइड। अगर इस ट्रायंगल की दो साइड इस ट्रायंगल की दो साइड के बराबर हैं और उन दोनों साइडों के बीच वाला कोण, बीच में A लिखा है ना मैंने, बीच में, उन दोनों के बीच वाला कोण अगर इक्वल है, तो साइड एंगल साइड के तहत हम बोल सकते हैं कि दोनों फिगर्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है। नेक्स्ट रूल है दो एंगल और एक साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल एंगल। अगर दो एंगल और एक साइड हो तो साइड बीच में होनी जरूरी नहीं है, साइड कहीं पर भी हो जाए।
फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों सर? अभी बताता हूँ। देखो, मान लो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो गया ना, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम क्या है? 180। यहाँ पर भी तीनों एंगल का सम 180। अगर ये दो इक्वल हो गए तो तीसरा तो बचा खुचा होगा 180 में से। ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर भी तीसरा बचा खुचा होगा 180 में से, तो ये तो इक्वल हो ही गए। तो एक्चुअल में साइड बीच में होनी चाहिए, लेकिन अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो गया। अब किसी भी साइड को इक्वल बोल दो, अगर इस साइड को इसके इक्वल बोल दोगे तो भी दो इक्वल एंगल के बीच वाली साइड इक्वल हो गई। इसको इक्वल बोल दोगे तो भी दो इक्वल एंगल के बीच वाली साइड इक्वल हो गई। इसको इक्वल बोल दोगे तो भी दो इक्वल एंगल के बीच वाली साइड इक्वल होगी। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे यूज होगी। ठीक है, तो साइड फिर कोई सी भी हो, अगर दो एंगल इक्वल हैं फिर कोई भी साइड हो, ए एस से ए एस, एस ए, कुछ भी आप बोल दो, साइड बीच में आ जाए, आखिर में आ जाए, पहले आ जाए, फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है RHS रूल, यानी कि दो ट्रायंगल के अंदर दोनों के अंदर एक राइट एंगल हो, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, H का मतलब है कि हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल हो, 90 के सामने वाला हो गया जी इक्वल। ठीक है, उसके अलावा एक और साइड इक्वल हो दोनों की, कोई भी साइड ले लो। मैंने ये वाली इसके इक्वल ले ली, तो सर इससे क्या होगा? देखो बहुत ही सिंपल है। पाइथागोरस थ्योरम आपको आता है? जी हाँ सर। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस आ जाएगा। हाँ जी। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर से बेस आ जाएगा। हाँ जी। अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो बेस तो बराबर ही आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। फिर तो एस 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 से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही होगी। तो उसने किया क्या कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं और कोई भी दो साइड बराबर हों। अब मैं बोल ऐसे भी सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज का बराबर होना जरूरी नहीं है, कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका ये और ये बराबर हो, कोई भी दो साइड बराबर हो, बात बन जाएगी। ठीक है, हाँ उस केस में साइड एंगल साइड भी हो जाएगा। ठीक है, तो RHS भी एक रूल है। साथ के साथ में मैं थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करवा रहा हूँ डायरेक्टली बताने की वजह। तो अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर दोनों के अंदर राइट एंगल हो, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, दोनों की एक साइड हाइपोटेन्यूज के अलावा ऑफ कोर्स इक्वल हो, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि सिमिलरिटी क्या होती है, उसके बाद इन दोनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करें। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में क्या फ़र्क है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि सारे अंग समान हो, और यहाँ पर है समरूपता, यानी कि समान रूप हो, रूप एक जैसा हो, है रूप एक जैसा हो, आकार एक जैसा होने की ज़रूरत नहीं है। आकार अगर एक जैसा हो गया तो भी ठीक, आकार यानी कि साइज, है रूप एक जैसा हो। जैसे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मान लो एक सर्कल है छोटा सा और एक सर्कल है बड़ा सा, इन दोनों का रूप एक जैसा है ना, एक ही शेप के हैं, तो ये दोनों सिमिलर हैं। लेकिन अगर मैं दो सर्कल ले लूं सेम साइज के, तो वो क्या हो जाएंगे? क्या ये सिमिलर हैं? हाँ सिमिलर भी हैं, समरूप भी हैं, एक रूप के जैसे हैं, और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो जितनी भी चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हैं वो सिमिलर तो हैं ही, वो बिल्कुल ही बराबर हैं, वो सिमिलर तो हैं ही। तो सारी कॉन्ग्रुएंट चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन सारी सिमिलर चीज़ें कॉन्ग्रुएंट नहीं। ठीक है, सिमिलर का मतलब सिर्फ रूप एक जैसा हो। अगर इसको मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में और क्लियर करना चाहूँ, तो मान लो एक जूता है, ये दो जूते हैं, ये जूता जो है एक ही कंपनी का, एक ही मॉडल का, 7 नंबर का जूता है, ये भी 7 नंबर का जूता है, तो दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल बराबर तो हैं, एक ही पैर के, लेफ्ट पैर के दोनों हैं, तो ये क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही मान लो उसी कंपनी का 7 नंबर का जूता और उसी कंपनी का 5 नंबर का जूता, ये क्या है? एक जैसे तो हैं बट बराबर नहीं है, तो ये सिमिलर है। ठीक है मेरे भाई, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बीच में फर्क समझ में आ गई। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बीच में क्या फ़र्क है कि कॉन्ग्रुएंट में चीज़ें बिल्कुल बराबर है, सिमिलर में एक चीज़ दूसरे से छोटी या बड़ी हो सकती है, एक चीज़ छोटी है एक बड़ी है। तो अगर इसका सिर्फ मैं साइज़ बढ़ा दूं तो ये उसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल है लाल और ब्लू, तो ये दोनों सिमिलर हैं, देखने में आपको लग रहा है, अगर मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँ तो ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगी। देखो ठीक है,
तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या फ़र्क है? कॉन्ग्रुएंट में साइज भी सेम है, रूप भी सेम है, सिमिलर में सिर्फ रूप सेम है, साइज का भी आर नॉट श्योर। ठीक है। और अगर मैं आपको ये बोल दूं कि दो चीज़ें कोई भी दो चीज़ें वो सिमिलर हैं, ठीक है, और साथ में साइज भी सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गई, है ना? ठीक है। देन अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, उनके रूल हमने देखने हैं। तो सिमिलर हैं तो सिमिलर में साइज सेम होना ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बताया। सिर्फ आकार सेम होना, शेप सेम होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर SSS रूल है, लेकिन साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। मान लो इस ट्रायंगल की साइड है A, इस ट्रायंगल की साइड की लेंथ है A, इस साइड की लेंथ है B, इस साइड की लेंथ है C। तो इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो एग्जैक्टली इतनी होनी ज़रूरी नहीं है, बस इनके कुछ गुणा में हो। जैसे ये A है तो ये K इंटू A, ये K इंटू B, ये K इंटू C। जैसे मान लो इस ट्रायंगल की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर की है, 12 सेंटीमीटर की है, 13 सेंटीमीटर की है। तो इस ट्रायंगल की साइड 20 सेंटीमीटर की, 12 का डबल 24 सेंटीमीटर की, ठीक है, 13 का डबल 26 सेंटीमीटर की। तो एक ही रेशियो में हो गई ना साइड्स, 10 12 13 20 24 26, इन्हीं का डबल है। तो सिमिलरिटी में क्या है, एग्जैक्टली बराबर होना जरूरी नहीं है सारी साइड्स का रेशियो सेम हो ट्रायंगल्स का। यानी कि सिमिलर कब होएंगी? इफ AB बटे में DE इज इक्वल टू AC, वही सिमिलर साइड लो, बटे में DF इज इक्वल टू BC बटे में E। ठीक है, मैं बेसिक्स भी एक लेवल पर थोड़े थोड़े टच करके चल रहा हूँ, आपके दिमाग में मैं जैसे बैठाना चाह रहा हूँ चीज़ों को वैसे बैठाना ज़रूरी है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग स्पीड को आगे पीछे कर लेना भाई, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप भी तैयार रहो। अगर दो ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ का रेशियो अगर सेम है तो इसका मतलब वो सिमिलर हैं, या फिर अगर वो सिमिलर हैं तो लेंथ्स का रेशियो सेम होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसकी ये वाली साइड इससे 3 गुना हुई तो सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड इसकी साइड से 3 गुना होंगी। डन, क्लियर। नेक्स्ट AAA रूल। तो AAA रूल को हम AA रूल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो, तो तीसरा एंगल तो बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल हो गया। तो वैसे रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो तो वो सिमिलर होती है। लेकिन अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल ही हो गया, क्योंकि सम तो 180 होना है सारे एंगल्स का। तो दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल होते ही, इस बात को कान खोल कर बैठा लो, दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल होते ही वो सिमिलर हो जाती है, क्योंकि तीसरा एंगल बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल हो गया। इस प्रॉपर्टी को वो इस तरीके से यूज़ कर सकता है, आपसे छुपा सकता है एग्जामिनर। वो कई बार मतलब ऐसे कर देगा कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो अब आप देखोगे कि दो ट्रायंगल हैं यहाँ पर ABC। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और ये वाला एंगल कॉमन है। सबसे बड़ी ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से एंगल है? मैंने ये वाला और ये वाला बोल दिया, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये वो हो जाएगी। रुको एक बार थोड़ा सा, लेट मी चेंज। मान लो मैंने ये वाला एंगल, एक एंगल ही इसका वो करना है ना, ये तो कॉमन हो गया। मान लो मैंने ये बोल दिया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, अब ये वाला एंगल तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अब आप देखो ट्रायंगल ADC, उसने सिर्फ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बताया, दूसरा उसने कॉमन दे दिया। तो ट्रायंगल ADC डिटेल में बाद में करेंगे, के अंदर दो एंगल हैं, एक डंडी वाला दो डंडी वाला, और पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर भी दो एंगल है, एक डंडी वाला दो डंडी वाला। तीसरा चाहे जो भी हो वो तो बाय डिफॉल्ट इक्वल होगा। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो गई, एक डंडी दो डंडी खाली, एक डंडी छोटे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ DAC में, एक डंडी क्या है C, दो डंडी क्या है A, खाली क्या है D, इज सिमिलर टू बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर एक डंडी वाला एक लाइन वाला B, दो लाइन वाला A, थर्ड वर्टेक्स है C। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। ये सिमिलर का साइन है। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो ये उनका साइन है। जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं कि 3 इज इक्वल टू 2 + 1, ये इज इक्वल टू का साइन है, ऐसे ये सिमिलर का साइन है। अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हों तो इज इक्वल टू के ऊपर सिमिलर लगा दो, कि सिमिलर तो है ही है,
देखो इस साइन का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि सिमिलर है, इसका मतलब है कि सिमिलर हैं और साथ में बराबर भी हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के साइन से ही पता चल रहा है कि सिमिलर भी हैं, इक्वल भी है। ठीक, क्लियर है जी। तो डबल ए रूल क्लियर हो गया। नेक्स्ट SAS रूल। देखो SAS का मतलब है साइड एंगल साइड। तो जो साइड है ना, साइड, उनका सिर्फ रेशियो बराबर हो, यानी कि अगर अगर AB की लंबाई यहाँ पर C यूनिट है और यहाँ पर इसकी लंबाई है K इंटू सी, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर AC की लंबाई अगर B यूनिट है, इसकी लंबाई है B की K गुना, इसकी लंबाई है C की K गुना, तो रेशियो तो सेम चल रहा है। और अगर बीच वाला एंगल इक्वल हो जाए, एंगल को इक्वल होना पड़ेगा, एंगल का रेशियो नहीं, सिमिलरिटी में एंगल तो इक्वल ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये रटने नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी में सारे रूल याद हैं। जी हाँ, सिमिलरिटी में वो सारे रूल लगेंगे। ठीक है, बस साइड्स में रेशियो चलता रहेगा, एंगल इक्वल होने। ठीक, साइड्स में रेशियो, एंगल में चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, तो चीज़ें सिमिलर हो जाएंगी। जनरली आपको ये चीज़ें बताई नहीं जाती, बुक्स वगैरह में पता नहीं क्यों नहीं गिवन है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, नेक्स्ट RHS रूल। तो R का क्या मतलब है, राइट एंगल, दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल हो। हाइपोटेन्यूज, दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का रेशियो और उनकी साइड्स का रेशियो सेम हो। जैसे मान लो इसका हाइपोटेन्यूज है H और इसका हाइपोटेन्यूज है H का K गुणा, और इसकी ये वाली साइड है, कुछ भी मान लेते हैं, परपेंडिकुलर है ना P, तो इस वाली साइड की लंबाई है P की K गुणा, तो रेशियो तो सेम हो गया। उसकी साइड्स कुछ ना कुछ गुणा है ना इसकी, P की K गुणा, H की K गुणा, तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज का रेशियो और उनकी साइड्स का रेशियो बराबर है, तो सिमिलर हो गई। क्लियर है भाई? क्लियर है। नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, रिलेशन बिटवीन वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल मेजर्स। इसका मतलब क्या है, मान लो लेट ट्रायंगल ABC बी सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। मान लो ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलरिटी का क्या मतलब है कि ये जो बड़े वाली ट्रायंगल है, ये इसकी कुछ ना कुछ गुणा है, उसकी जो साइड्स हैं इसके कंपैरिजन में, हो सकता है 2 गुणा हो, 3 गुणा हो, 4 गुणा हो, हमें नहीं पता, कुछ ना कुछ गुणा है। मैं मान लेता हूँ ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, ये इसकी साइड K गुणा मान लेता हूँ मैं, इसकी साइड है B इंटू के, ये वाली साइड है C इंटू के, ये वाली साइड है A इंटू के। अगर उसकी साइड K गुणा है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एक तो होती है वन डायमेंशनल चीज़ें। वन डायमेंशनल चीज़ों का क्या मतलब है, वन डायमेंशनल चीज़ों का मतलब है साइड्स की लेंथ। ठीक है, जैसे इसकी साइड की लंबाई है C, इसकी साइड की लंबाई है C के, तो इसकी जो साइड की लंबाई है इसके कंपैरिजन में K गुणा है। इसकी अगर मैं एल्टीट्यूड ले लूँ, अगर मैं A से एल्टीट्यूड ले लूँ AD, और यहाँ पर मैं D से, इसको हम मान लेते हैं AP, यहाँ पर मैं D से एक एल्टीट्यूड ले लूँ DQ, एल्टीट्यूड यानी कि लंब, तो आपने ये बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। ये ट्रायंगल एग्जैक्टली ऐसी ही है, बस इससे थोड़ी सी बड़ी है, तो इसकी जो वन डायमेंशनल चीज़ें हैं वो सेम गुणा होंगी। ठीक है, इसकी जो एल्टीट्यूड है AP, मैं इस K की जगह फॉर एग्जांपल दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ। K को अभी हटा देते हैं, मान लो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो 3 गुना चल रही हैं, 3 गुना चल रही है। ठीक है भाई, तो इस एल्टीट्यूड की लंबाई अगर x है तो इस एल्टीट्यूड की लंबाई 3x होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी एक सर्कल बना दूँ और यहाँ पर भी एक सर्कल बना दूँ, इन सर्कल बना दूँ, तो इस सर्कल का रेडियस अगर r है तो इस सर्कल का रेडियस 3r होएगा। तो जो वन डायमेंशनल चीज़ें हैं वो ऐसे ही सेम गुणा चलेंगी। अगर मैं इसके बाहर एक सर्कल बना दूँ और इसके बाहर एक सर्कल बना दूँ, तो अगर इसके सर्कम सर्कल का रेडियस कैपिटल R है तो इसके सर्कम सर्कल का रेडियस 3r होएगा, ऐसे मान लो। क्लियर है जी? अगर मैं यहाँ पर एक मीडियन खींच दूँ, यहाँ से एक मीडियन खींच दूँ, तो इसकी मीडियन की लंबाई अगर m होएगी, तो यहाँ पर मैंने ऐसे मीडियन खींची तो इसकी मीडियन की लंबाई 3m होएगी।
अब मैंने यहाँ पर भी मीडियन यहीं से खींची थी, यहाँ पर मीडियन मैंने यहाँ से नहीं खींची, तो कोरस्पॉन्डिंग चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ वाली मीडियन अगर ए और सी के बीच में है तो यहाँ वाली भी ए और सी के बीच वाली होनी चाहिए। तो जो वन डायमेंशनल चीज़ें हैं, जो लंबाइयाँ हैं, वो उसी रेशो में रहेंगी। ठीक है, इस ट्रायंगल की कोई भी एक लंबाई और इस ट्रायंगल की कोई भी एक लंबाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2D चीज़ों की। अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है? लंबाई। पेरीमीटर लंबाई है 20 मीटर, 30 मीटर लंबाई, वो उसका पेरीमीटर 3 गुना होएगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक स्क्वायर बना दूं और इसके अंदर एक स्क्वायर बना दूं बड़े से बड़ा, तो उस स्क्वायर का जो साइड है इस स्क्वायर की साइड से 3 गुना होगी, उसका पेरीमीटर भी 3 गुना होएगा। समझ गए? अब 2 डायमेंशनल चीज़ों की बात करते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया जो है और उस ट्रायंगल का जो एरिया है, अगर उसकी 1 डायमेंशनल चीज़ें 3 गुना है तो उसकी 2 डायमेंशनल चीज़ें 3 का स्क्वायर गुना। जैसे यहाँ पर 1 डायमेंशनल चीज़ें 3 गुना हो गई हमारे एग्जाम्पल में, तो 2 डायमेंशनल चीज़ें 3 का स्क्वायर गुना यानी कि 9 गुना होंगी। इस ट्रायंगल के एरिया के कंपैरिजन में उस ट्रायंगल का एरिया 9 गुना, इस सर्कल के एरिया के कंपैरिजन में उस सर्कल का एरिया अंदर वाले का 9 गुना, बाहर वाले सर्कल के कंपैरिजन में बाहर वाले सर्कल का एरिया 9 गुना। तो चीज़ें अगर सिमिलर हो जाएं तो जो 2D चीज़ें हैं, आप देखोगी कि 1D में चीज़ें कितनी गुना है, 2D में उसका स्क्वायर गुना होंगी। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे भी लिख लो, आप ऐसे लिख लो कि AB बटे में DE इज इक्वल टू AC बटे में DF इज इक्वल टू BC बटे में EF इज इक्वल टू मान लो K है। ठीक है, तो ये मतलब बराबर होएगा इसकी मीडियन, इस ट्रायंगल की मीडियन, उस ट्रायंगल की मीडियन का यही रेशो होएगा। कोरस्पॉन्डिंग मीडियन होनी चाहिए, इसकी यहाँ से निकली तो इसकी भी यहीं से निकलनी चाहिए। इसकी एल्टीट्यूड बटे में उसकी एल्टीट्यूड का, 1 डायमेंशनल चीज़ों का सेम ही रेशो होएगा। तो मैं लिख नहीं सकता, इनफाइनाइट चीज़ें बना सकता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ही जो 2 डायमेंशनल चीज़ें हैं, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दैट विल बी इक्वल टू K स्क्वायर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो AB बाई जो इनकी साइड्स का रेशियो है उस रेशियो का स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वही है, क्लियर? उम्मीद है मैं क्लियर हूँ इस चीज़ को समझाने में। मेन चीज़ है आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है जी, आगे हम करने वाले हैं। अब तक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई सिमिलरिटी के क्या क्या रूल्स हैं, सिमिलरिटी का मतलब क्या है बता दिया, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब बता दिया। अब सिमिलर ट्रायंगल्स कई सारी सिचुएशंस के अंदर क्रिएट हो जाती हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पर हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, और फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो सिचुएशन बार बार रिपीट होती है, तो क्यों ना वो सिचुएशन आपको बता दूँ कि कौन कौन सी स्पेशल सिचुएशन है। एक स्टेप बच जाएगा क्या, ये प्रूव करने वाला कि ये वाली इसके सिमिलर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव, हाईली रिपीटेटिव सिचुएशंस हैं, क्यों ना एक बार उनके ऊपर नज़र मार लें। देखो जी, ठीक है, जितनी भी सिचुएशंस पॉसिबल हैं सारी की सारी करवा दूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहली सिचुएशन, लाइन पैरेलल टू बेस। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर बेस के पैरेलल, किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है D, यहाँ पर एक पॉइंट है E, सपोज DE इज पैरेलल टू BC, तो उस केस में ये जो छोटे वाली ट्रायंगल बनती है ये वाली, और जो पूरी बड़ी ट्रायंगल है, मैं सिर्फ रिवीजन के पर्पज से करवा रहा हूँ ना, चीज़ें आप समझ रहे हो, छोटी वाली ट्रायंगल है और पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल है, ये सिमिलर होती है। क्यों सिमिलर होते हैं आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अगर 2 एंगल इक्वल हो गए तो हो गई सिमिलर, तीसरा बाय डिफॉल्ट इक्वल है। ठीक है, तो ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, यानी कि छोटी वाली ट्रायंगल की साइड AD बटे में बड़े वाली ट्रायंगल की साइड AB, साइड्स का रेशियो भी सेम होएगा, फिर सिमिलर होगी तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड AE बटे में बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AC इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की साइड DE बटे में बड़े वाले ट्रायंगल की साइड BC। ठीक, क्लियर है? या फिर एक और तरीके से बोल सकते हैं कि AD बटे में DB इज इक्वल टू AE बटे में EC। AD बटे में DB, मैंने बड़े वाले ट्रायंगल की साइड नहीं ली ना, सिर्फ DB ले लिया, कोई नहीं, इधर भी ऐसे ले लूँगा AE बटे में AC। लेकिन कई बार ऐसे बंदे इसको गलत कर देते हैं, आगे फिर लिख देंगे DE बटे में BC, ये गलत है।
ये छोटी ट्रायंगल की साइड है, ये बड़ी ट्रायंगल की साइड है, जबकि ऐसा यहाँ पर हमने नहीं लिया। इसके इक्वल नहीं करना भाई साहब, ठीक है, इसके इक्वल नहीं करना, ये ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो जब भी अगर बेस के पैरेलल लाइन खींची जाए तो ये जो छोटी ट्रायंगल बनती है और ये बड़ी ट्रायंगल बनती है, दोनों सिमिलर हैं। इस चीज़ को बार बार वो यूज़ करता है। यहाँ पर हालांकि मैंने एनिमेशन बनाई थी, चलो कोई नहीं, आपकी किस्मत में थी नहीं, मैं क्या कर सकता। ठीक, नेक्स्ट मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसी का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि अगर मैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो लाइनों का मिड पॉइंट लूँ, इसका मिड पॉइंट मैंने ले लिया और उसका मिड पॉइंट मैंने ले लिया। एनिमेशन बना रखी है क्या? हाँ जी, हल्के में ले रहे हो क्या तुम? ये मिड पॉइंट मैंने ले लिया, ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है, ये बराबर हिस्सों में बांटता है, तो ये उसी का स्पेशल केस हो गया, पिछले वाले का, इसी का, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, और हाँ एक और बात, हाँ वो बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये मैंने मिड पॉइंट ले लिया अब की बार, तो अगर ये मैंने मिड पॉइंट ले लिया तो अब ध्यान से देखो, मैं डायरेक्टली आपको रूल ही बता देता हूँ। ये मिड पॉइंट ले लिया, ये मिड पॉइंट ले लिया, तो ये जो लाइन है ये सामने वाले के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये जो लाइन है ये सामने वाले के पैरेलल हो जाएगी और तीसरी साइड से हाफ हो जाएगी। मिड पॉइंट लेते ही DE विल बी पैरेलल टू BC एंड DE विल बी हाफ ऑफ BC। प्रूव करने का टाइम नहीं है ना, जो प्रूव करने में फ़ायदा होगा वो मैं प्रूव करता रहूँगा, क्लियर है। और मिड पॉइंट लिया है, इस कारण मिड पॉइंट लिया है, ये पैरेलल हो गई, ये तीसरी वाली के हाफ हो गई, ठीक है, पैरेलल हो गई, इस कारण ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब ध्यान से देखो, AD बटे में AB इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू 1/2। क्योंकि ये एक यूनिट है तो ये भी एक यूनिट है, बिकॉज ये मिड पॉइंट है, तो छोटी ट्रायंगल की साइड 1 है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड 2 यूनिट है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसीलिए ये जो DE है, छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, ये क्या थी? ये हाफ थी, ठीक है। ये रूल आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब यहां पर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, मतलब जो आपको बाई हार्ट याद होनी चाहिए, बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया का क्या रेशियो होगा? 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4। यानी कि अगर छोटी ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 4 यूनिट, तो 4 में से 1 गए 3 यूनिट। यानी कि अगर मैं मिड पॉइंट खींच दूं, मिड पॉइंट और मिड पॉइंट को मिला दूं, तो जो दो हिस्से बनते हैं, इसका एरिया 1 है तो पूरी बड़ी का 4 है, तो ये 3 है। डायरेक्टली पता होना चाहिए। इसका एरिया 10 यूनिट है तो इसका एरिया 30 यूनिट होगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ याद करने के लिए नहीं बोल रहा, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, डायरेक्टली इतना तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, एक और जगह पर जब सिमिलर ट्रायंगल्स की सिचुएशन बनती है, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एल्टीट्यूड इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कैसे? हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और यहाँ पर राइट एंगल है इसमें। जब हम राइट एंगुलर वर्टेक्स से यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ये जो राइट एंगुलर वर्टेक्स है जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है, वहाँ से अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉप करूँगा तो टोटल 3 ट्रायंगल बनती हैं। टोटल 3 ट्रायंगल बनती हैं। एक तो मेन वाली ट्रायंगल, एक ये जो छोटी ट्रायंगल यहाँ पर क्रिएट हुई, एक ये वाली ट्रायंगल यहाँ पर क्रिएट हुई। 2 ट्रायंगल तो ये हो गई छोटी छोटी, और एक अपनी पूरी बड़ी मेन ट्रायंगल। ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। अगर आपको यूज़ करना पड़े कि ये कैसे सिमिलर होते हैं, मान लो मैंने इस एंगल को मान लिया थीटा, और इस एंगल को मैंने क्या मानूं? ये 90 है, दोनों एंगल का सम 90 है, तो इसको मैंने मान लिया थीटा डैश। अगर ये थीटा डैश है तो ये थीटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल भी 90 था, 90 में से थीटा डैश को घटाऊंगा थीटा, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? ये भी थीटा डैश हो जाएगा। ये 90 है, थीटा प्लस थीटा डैश 90 है। मैंने थीटा के अलावा थीटा डैश मान लिया उस एंगल को जिसके साथ थीटा डैश मिलकर 90 बनाता है, जिसके साथ थीटा मिलकर 90 बनाता है, ठीक है। थीटा और थीटा डैश 90 है इस ट्रायंगल में, ठीक है। अब देखो बड़ी वाली ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल है? सबसे बड़ी ट्रायंगल में
सबसे बड़ी में सर थीटा, थीटा डैश और 90, ठीक है। इस वाली ट्रायंगल में थीटा, थीटा डैश 90, इस वाली ट्रायंगल में थीटा, थीटा डैश 90। तो कभी भी आपको लिखना पड़े कि कौन सी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल्स को पकड़ो, ना कि साइड्स को, एंगल्स को पकड़ो। मैं कैसे लिखूंगा, थीटा, बड़ी वाली ट्रायंगल लिख रहा हूँ, थीटा, थीटा डैश 90, तो थीटा कहाँ पर है बी, थीटा डैश कहाँ पर है सी, और 90 है ए पर। दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू, छोटी वाली ट्रायंगल में वही ऑर्डर फॉलो करूंगा, थीटा, थीटा डैश 90, यानी कि बी ए डी। मैं यहाँ पर ट्रायंगल का साइन नहीं लिख रहा, ठीक है, इतना तो आप इतने इंटेलिजेंट तो हो ना। थीटा, थीटा डैश 90, ए सी डी। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगुलर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे तो जो मेन ट्रायंगल है और जो दो नई ट्रायंगल हैं सारी सिमिलर होंगी। अब इनके कारण यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स डेवलप किए जा सकते हैं, वो रिजल्ट्स आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, ठीक है, आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा कौन कौन से, जब हम इनको कंपेयर करेंगे। और उनको कैसे याद करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कौन से रंग से बताऊं, ब्लू से बताते हैं। देखो सबसे पहले रिजल्ट किस टाइप के होंगे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी इंटू डी सी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, एंड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी बी, ठीक है। देन दूसरे नंबर के रिजल्ट कैसे होंगे वही बताऊँ। देखो भाई, आप ये मान लो कि जहाँ पर 90 डिग्री का कोण है ना, उसको मैं मानता हूँ कि यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हुई है। मान लो ये ट्रायंगल ऐसे ही है, आपको ये चीज़ें रटने के लिए एक फॉर्मेट दिमाग में बैठाना पड़ेगा, बहुत ही ईजिली अभी के अभी याद हो जाएंगी, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। कैसे, देखो मैं ये मान लेता हूँ कि ट्रायंगल ऐसी बनी हुई है और ये राइट एंगुलर वर्टेक्स है, ठीक है, हाँ जी। यहाँ से मैं पैरासूट लेके उतरा या मैं कैसे भी उतरा, ये ऊंचाई पर है, मैं यहाँ से उतरा, मैं डी पर उतरा, ए से मैं डी पर उतरा तो ए डी का स्क्वायर, डी से मैं बाकी दोनों पॉइंट्स के ऊपर जाऊंगा, नीचे 3 पॉइंट है, डी बी इंटू डी सी, ए डी स्क्वायर इजल टू डी बी इंटू डी सी। अब मैं उतरा ए से बी पर, अगर मैं बी पर उतरूंगा तो बाकी दोनों पॉइंट पर विजिट करूंगा, ए बी का स्क्वायर इजल टू बी डी इंटू बी सी, बी डी इंटू बी सी। अगर मैं सी पर उतरा ए से तो सी डी इंटू सी बी, सी डी इंटू सी बी, ऐसे आप इसको याद कर लोगे, तीनों रिजल्ट्स ऐसे याद हो जाएंगे। अब लेट दिस बी फर्स्ट सेकंड, अब यहाँ से 3 रिजल्ट और क्रिएट किए जा सकते हैं जिनको कई बार यूज़ कर लेता है। अगर मैं पहली वाली को दूसरी वाली से डिवाइड करूँ तो भी एक रिजल्ट निकलेगा, अगर मैं दूसरी वाली को तीसरी वाली से डिवाइड करूँ तो भी एक रिजल्ट निकलेगा, है, अगर मैं पहली वाली और तीसरी वाली का रेशियो लूँ तो भी एक रिजल्ट निकलेगा। टोटल 3 तरीके से रेशियो लिया जा सकता है, तो 3 रिजल्ट और बन गए, वो अलग से रटने की जरूरत नहीं है। इन तीनों रिजल्ट में से एक रिजल्ट बस आपको याद होना चाहिए, कौन से वाला, देखो, और उसको याद करने का इजी तरीका ही बताऊंगा क्योंकि वो कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है। अदरवाइज अब जो 3 रिजल्ट निकलेंगे ये मैंने पर्सनली रट के नहीं रखे, मैं आपको डायरेक्टली बताऊं। देखो अगर फर्स्ट वाली को दूसरे वाली से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, देख लेते हैं। इसको दूसरे से डिवाइड करूंगा तो ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, क्वेश्चन के अंदर पता चल जाएगा ना, अच्छा उसने ये कर रखा है। तो देखो बी डी से बी डी कट गई, डी सी अपॉन बी सी। अगर इसको डिवाइड करोगे सेकंड को थर्ड से, सेकंड को थर्ड से, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। और क्या आपको ये रटने की जरूरत है, देखो ए बी स्क्वायर के अंदर आएगा बी डी और पूरा बी सी, और ए सी स्क्वायर के अंदर आएगा सी डी और पूरा सी बी। अब बी सी ले लो या सी बी ले लो, बात तो एक ही है। तो ए बी स्क्वायर के अंदर बी डी इंटू बी सी, उसके अंदर सी डी इंटू सी बी, तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सी डी। ऐसे ही यहाँ से भी आप कर सकते हो। क्लियर है भाई। अब हमें कौन सा रिजल्ट याद रखना है, हमें ये वाला रिजल्ट याद रखना है इन 3 के अंदर स्पेसिफिकली, रटना नहीं है। मैं पर्सनली रट के नहीं रखता, मैं कैसे याद रखता हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो उसके लिए एक छोटा सा रूल आपको पता होना चाहिए। क्या रूल पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के बेस को एक लाइन ने अगर A:B रेशियो में बांट दिया, तो उस ट्रायंगल के ये जो 2 ट्रायंगल बने हैं इनका एरिया भी A:B रेशियो में ही बढ़ता है। ठीक, आगे हम ये करने वाले हैं, ठीक है।
अगर किसी लाइन ने ट्रायंगल के बेस को A:B रेशियो में बांट दिया तो ये एरिया, ये जो दो ट्रायंगल बनी है इनका एरिया का रेशियो भी A:B ही होता है। तो यहाँ पर ये है BD, यहाँ पर ये है DC। इस लाइन ने ट्रायंगल के बेस को जिस रेशियो में बांटा है उसी रेशियो में यहाँ का एरिया बटेगा। तो इन दोनों के एरिया का क्या रेशियो है? इनके एरिया का रेशियो है BD:DC, क्योंकि बेस को किस रेशियो में बांटा है? BD:DC। तो जो भी BD:DC का रेशियो वही इन दोनों के एरिया का रेशियो होगा। क्लियर है? सीधी बात है। ओके। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनके एरिया का क्या रेशियो होगा? इनके एरिया का रेशियो होएगा जो साइड्स का रेशियो होता है उसका स्क्वायर। साइड का जो भी रेशियो होता है उसका स्क्वायर होता है ना। साइड तो 1 डायमेंशन में है, एरिया 2 डायमेंशन में है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, 90 के सामने यहाँ पर कौन सी साइड है? AB। 90 के सामने यहाँ पर कौन सी साइड है? AC। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD का रेशियो है, एक हिसाब से हम बोल सकते हैं BD:DCB, क्योंकि इस साइड ने बेस को BD:DC में बांटा है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनके स्क्वायर का रेशियो, यानी कि AB² अपॉन AC²। इसी चीज को अलग नजरिए से दिखाया मैंने बस। क्लियर है भाई? इसको लिख लो, मैं इसको मिटाने वाला हूं। वीडियो पॉज करके लिख लो। ठीक है जी। नेक्स्ट, तो ये दूसरा रिजल्ट समझ में आ गई बात। अब तीसरा रिजल्ट भाई, तीसरा रिजल्ट प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा। वन बाई AD², अगर ऐसे सिचुएशन बनी हुई है, बीच में क्या है? बीच में यही है ना AD। 3 साइड हैं अपने पास, तीनों का स्क्वायर यूज होता है, AD², AB², AC²। AD AB AC, तो ये जो बीच वाली है 1/AD² इक्वल टू 1/AB² प्लस 1/AC²। ठीक है, इसको इजीली प्रूव किया जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम और एरिया वाला यूज करके, लेकिन यहाँ पर उतना टाइम नहीं है ना। तो और वैसे भी ये डायरेक्टली रटा हुआ होना चाहिए, प्रूफ से इतनी खास यहाँ पर हेल्प नहीं होती। देन दूसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट, चौथा रिजल्ट। अब इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल के एरिया को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ, हाफ इंटू ये वाला बेस गुणा में ये वाली हाइट। तो एरिया क्या होएगा? हाफ इंटू BC इंटू AD। और एक और तरीके से लिख सकता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू ये वाला बेस और ये वाली हाइट, तो AB इंटू AC। दोनों का हाफ कट गया, तो ये रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? तो सारे रिजल्ट आपको करवा दिए हैं। ये देखो, ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी अलग से बता दिया है, नोट्स में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट, एक सिचुएशन जहां पर ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर होती हैं, वो होता है जब पैरेलल लाइंस के बीच में क्रॉस बना दे कोई, या फिर जेड की शेप बना दे, या फिर डमरू जैसी आपको आकृति दिखे, ताकि वहां पर आपको प्रूव नहीं करनी पड़ेंगी चीज़ें ना। मैं आपका एक स्टेप बचा रहा हूँ, बड़े वाला, एक स्टेप नहीं कई स्टेप्स में बचा रहा हूँ। अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं और उनके बीच में किसी बंदे ने ऐसे कांटा मार दिया, तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बन रही है नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों सिमिलर होएंगी। क्यों होएगी? यहाँ पर एक बार प्रूव करके दिखा देता हूँ। बिकॉज लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होएगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल इसके इक्वल होएगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों? वैसे तो इनके इक्वल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 2 एंगल इक्वल होते ही सिमिलर होगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। हाँ, तो जब भी कभी भी पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसे क्रॉस बना हुआ मिलेगा, ये एक डमरू बन गया कि नहीं? डमरू को ऐसे ही तो बजाते हैं, यहाँ से ऐसे धागा होता है, यहाँ से ऐसे एक धागा होता है। ठीक है, तो जब भी ये डमरू आपको मिले, तो इस और डमरू के अंदर सिचुएशन कंडीशन क्या है? सिर्फ एक, ये आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल हों, तो दोनों ये जो हैं ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। अब इसका भेस बदल सकता है, जैसे सिंपल डमरू आ सकता है। अगर मैंने बोला ऐसी सिचुएशन, अब ऐसी सिचुएशन एक फिगर के अंदर बार बार आती है। ट्रेपेजियम जो है ना, ट्रेपेजियम उसके आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल होती हैं, तो वो बार बार इसके डायगोनल्स को मिला देता है, बार बार। एग्जामिनर की आदत है। तो देखो, ट्रायंगल नंबर 1 और 2 सिमिलर होंगे। ठीक है, और वो क्या करता है? बार बार जहां पर भी पैरेलल लाइन दिखे ना, वो कर देता है एग्जामिनर ऐसे,
ठीक है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, जो भी है, तो उसके अंदर भी ऐसे कर देता है कि एक डायगोनल खींच दिया और यहाँ पर बीच में ऐसे खींच दिया। ये लाइनें तो पैरेलल है ही, तो ये डमरू ही बन गया। ट्रायंगल नंबर 1 और 2 दोनों सिमिलर हो गई। अगर किसी भी डमरू में आमने सामने वाली ये पैरेलल हो तो सिमिलर हो जाएंगी। जैसे थोड़ा सा तिरछा कर दिया, थोड़ा सा और तिरछा कर दिया, है तो एक हिसाब से बेचारा डमरू ही, पकड़ के बजा सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? पकड़ लोगे इस चीज़ को, बस बजाने में लग जाना पेपर में। नेक्स्ट, कॉमन टेंजेंट्स, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। तो देखो, कॉमन टेंजेंट यानी कि कोई भी दो सर्कल हो। अब ये इतना ज़्यादा यूज नहीं होता एग्जाम में, यूज तो होता है, ठीक, हाँ, लेकिन वो दूसरे वाले से थोड़ा सा कम होता है। वैसे इसके ऊपर भी बहुत आए हैं। टेंजेंट दो तरीके से कॉमन हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट टेंजेंट, ऐसे, इसको डायरेक्ट टेंजेंट बोलते हैं, आगे करेंगे। अगर एग्जामिनर ने इसे टेंजेंट खींचा है और मान लो उसने ऐसे सेंटर को मिला दिया है, ये एक कॉमन टेंजेंट है, टेंजेंट ए बी। तो दो सर्कल का ऐसे कॉमन टेंजेंट बनाए, या फिर दो सर्कल का ट्रांसवर्स टेंजेंट बनाए, और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से रेडियस बना दिया, यहाँ से रेडियस बना दिया। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल्स बन रही है ना, ये और यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बन रही है, ये सिमिलर होती हैं। ये बार बार वहाँ पर प्रूव नहीं करनी। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो बहुत बार क्वेश्चन आए, ठीक है। ये तो सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये देखो, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होएगा रेडियस, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होएगा, तो ये तो दोनों पैरेलल हो गए। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये सिमिलर हो गई। कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? ये छोटे वाली ट्रायंगल और ये बड़े वाली ट्रायंगल। यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। अब ये सिमिलर क्यों है सर? देखो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ओके। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। जी हाँ सर। तो दो एंगल इक्वल हो गए। जी हाँ, तो हो गई सिमिलर। इस सिमिलरिटी को बार बार यूज कर रहा है आजकल, ठीक है। वो कई बार क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई बताओ। सिमिलर ट्रायंगल है, आपको पता है ये 5 है, ये 10 है, ये वाली ट्रायंगल दुगनी चल रही है उससे, ये 3 है तो ये 6 होएगा, ठीक है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना कि ये मतलब कि इस वाली लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इस वाली लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ये है। तो टेंजेंट्स चाहे डायरेक्ट हो, ट्रांसवर्स हो, किसी भी तरह का टेंजेंट हो, एक से ज़्यादा टेंजेंट भी हो सकते हैं। मान लो ऐसे टेंजेंट हो तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स क्रिएट करते हैं। सर यहाँ पर कैसे क्रिएट हुई? देखो, दो टेंजेंट्स बराबर होते हैं, एक पॉइंट से खींचे गए किसी भी सर्कल पर। हाँ जी सर, तो ये और ये बराबर हो गई। हाँ जी, ऐसे ही सिमिलरली क्या बन गया भाई? चलो ऐसे इमेजिन करो, आपने इतनी गंदी ब्रैकेट देखी नहीं। ये लो, ये टेंजेंट्स भी बराबर हो गए, ठीक है। और ये वाला एंगल तो इक्वल है ही, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, समझ रहे हो? छोटे वाली ट्रायंगल ए बी सी और बड़े वाली ट्रायंगल ए डी ई, ये सिमिलर हैं। छोटे वाली ट्रायंगल भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये दोनों बराबर हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। बड़े वाली ट्रायंगल भी आइसोस्केलस है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, रुको फिर उस केस में बड़े वाली आइसोस्केलस हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से हो जाएगा ना। हाँ जी, तो बड़े वाली जो ट्रायंगल है वो भी आइसोस्केलस है। जी हाँ, क्लियर है, बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट। जी हाँ, और ये एंगल तो है ही, तो ये क्या हो जाएंगी? सिमिलर ट्रायंगल। कौन कौन सी? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। तो इनको रटना नहीं है, मैं आपको रटवा नहीं रहा, ये चीज़ें मैंने ऐसे रटी नहीं है। आपको पता है कि टेंजेंट्स क्रिएट करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, ये आपको पता है कि डमरू में सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये थोड़ी सी आपको देर लगती है इनको प्रूव करने में। ऐसे ही जो इंटरसेक्टिंग कोड्स हैं, अब कोड्स, मान लो एक सर्कल है, उसके अंदर कोड बाहर भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ये दोनों कोड बाहर जाके, या कोड्स अंदर भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं। कैसे भी इंटरसेक्ट करें कोड, सिमिलर ट्रायंगल उनको बनानी पड़ेंगी, उनकी मजबूरी है बेचारियों की। अगर वो कोड्स को इंटरसेक्ट करवाए, ऐसे सिमिलरिटी वगैरह वाली सिचुएशन हो, तो आगे से आप उनको पकड़ लोगे। देखो कैसे, मान लो मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर दूँ, तो ये वाली ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 सिमिलर है। क्यों? देखो, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों?
एंगल मेड बाई सेम आर्क। इस आर्क ने यहाँ पर जो एंगल बनाया, यहाँ पर जो एंगल बनाया वो सेम होता है। ऐसे ही अगर ये वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल भी ए होगा, इस आर्क ने जो एंगल बनाया। इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो दोनों सिमिलर होगी। तो जब किसी सर्कल की कोड्स इंटरसेक्ट करें तो जो आमने सामने वाली ट्रायंगल बनती है ना वो सिमिलर होती हैं। ट्रायंगल नंबर 1 and 2 आर सिमिलर, ट्रायंगल नंबर 3 and 4 आर सिमिलर। अब प्रूव मैंने कर दिया, अब जिंदगी में बार बार थोड़ी प्रूव करते रहोगे, इस चीज को ध्यान रखो, वहां पर प्रूव थोड़ी करते रहेंगे। अगर सिमिलरिटी का यूज होगा डायरेक्ट यूज कर देंगे। अब यहां पर देखो इन कोड्स को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, अब ये अंदर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो बाहर इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्लियर है। एक बार दिमाग लगाओ कि यहां पर कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी और क्यों होंगी। आपने अगर एक चीज देखी हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, यहां पर जो मैं चीजें यूज कर रहा हूं ना, ये ऑफ कोर्स आप इनसे फैमिलियर हो, आगे इनके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे। ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होता है, तो ये वाला एंगल अगर ए है तो ये वाला एंगल भी ए होएगा, ये वाला एंगल अगर बी है तो ये वाला एंगल भी बी होएगा। तो ये जो छोटी ट्रायंगल है पीडीबी, इसके अंदर दो एंगल हैं ए और बी, और बड़ी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल हैं ए और बी, और तीसरा एंगल तो इनका कॉमन है ही। ठीक है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल और पूरी बड़े वाले ट्रायंगल ये भी सिमिलर है। ठीक है, तो सर इनका क्या करें, इन सारी चीज़ों का इनको सिर्फ लिख के रखो नोट्स में, आपकी नज़र में मैंने ला दिए ना, आगे इनको यूज़ करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे डर जाएंगे कि हो सकता है आप इन चीज़ों को उतना नहीं रट पा रहे हो जितनी पुराने वाली चीज़ों को, पहले वाली चीज़ों को रट पा रहे होगे। टेंशन नहीं लेनी, मैं सही पेस पर चल रहा हूँ, मेरे ऊपर भरोसा रखो। ठीक, आपको जितना समझ में आ रहा है उतना ही आना मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है, जब तक बस आपका ध्यान कहीं और ना हो। नेक्स्ट एक केस आता है जी ट्विस्टेड ट्रायंगल का। ट्विस्टेड ट्रायंगल का क्या मतलब है, एक बार एनिमेट करके आपको बता दूं। मान लो ये वाली ट्रायंगल है, यहाँ पर क्या था, ये वाला एंगल ए इसके इक्वल था, ये वाला एंगल बी इसके इक्वल था। ठीक है, मान लो ये मैंने पैरेलल खींच दिया बेस के, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। छोटे वाली लाल और बड़े वाली ग्रीन ट्रायंगल दोनों सिमिलर थी। अब मान लो लाल और ग्रीन ट्रायंगल सिमिलर हैं, अब एग्जामिनर कई बार क्या करता है, इस लाल को ऐसे पलट देगा, और ये वाला एंगल तो कॉमन है ही ऊपर, इसको उसने इसको पलट दिया और इसने उसके अंदर सेट कर दिया। तो अब की बार क्या हुआ, ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल ए है, मैंने इस एंगल को उधर भेज दिया, ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल बी है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुन लो, अगर ये ए है, ये ए है, बिल्कुल सिंपल केस है, बेस के पैरेलल वाला। सर क्या वहां पर बेस के पैरेलल होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, देखो कहाँ है पैरेलल, ये वाला बी है, ये वाला बी है। अगर ऐसा केस हो, और ट्रायंगल का नाम मैं रख देता हूं, यहां पर भी ऐसा ही कुछ नाम रख देते हैं। देखो, तो इस ट्रायंगल के लिए क्या ट्रू होएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो छोटी ट्रायंगल की साइड ए बी बटे में बड़ी ट्रायंगल की यही वाली साइड ए डी इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड ए। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये रटनी नहीं है, समझो इसको। छोटी ट्रायंगल की ये वाली साइड बटे में यही वाली साइड ए ई, छोटी ट्रायंगल की साइड बी सी बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड डी ई। अब इसके लिए देखो क्या होगा, छोटी ट्रायंगल की साइड ए बी, यहाँ पर मैंने छोटी ट्रायंगल की ये साइड ली तो बड़ी की यही ली, यहाँ पर बड़ी की ये वाली लोगे ए ई, मतलब ये वाली साइड बटे में ये वाली साइड। ठीक है, ये वाली साइड बटे में ये वाली साइड, उसने एंगल को ट्विस्ट किया है, ये वाला उसके इक्वल है, तो यहाँ पर साइड्स को भी ऐसे ही करेंगे कंपेयर। ठीक, लिखने का फास्ट मेथड बता रहा हूँ। छोटे वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, बड़े वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड ए ई इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड ए सी, इससे दूसरी तरफ वाली बड़ी वाले ट्रायंगल की साइड ए डी इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की साइड बी सी। अब यहाँ पर तो यही करोगे डी ई। क्लियर है भाई, क्लियर है। कई बार आपको क्या मिलेगा, कई बार आपको ऐसे मिलेगा कि इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 70 है और ये वाला एंगल 70 है, तो समझ जाना। अगर आपको ऐसे मिले इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 80 है, ये वाला एंगल 80 है, तो कौन सा केस है, ये वाली साइड बटे में ये वाली साइड, ये वाली साइड बटे में ये वाली साइड। अगर ऐसा केस मिले वो वाला एंगल इसके इक्वल है,
अब देखो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल कॉमन है, दो एंगल इक्वल होते हो गए सिमिलर। यहाँ पर ये वाली साइड बटे में ये वाली साइड, ये वाली साइड बटे में ये वाली साइड। ठीक, क्लियर। क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जब ट्विस्टेड ट्रायंगल हो ऐसे उसने कर रखा हो, ये वाला एंगल उसके इक्वल मिलेगा। इसमें एक और काम करता है वो क्या, ये वाला एंगल नहीं बता देगा, इसके नीचे वाला बता देगा 110 डिग्री। तो इसका और इसका सम 180 है। जब नीचे वाला बता दे तो ऊपर वाला निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा वो वाला केस है। नेक्स्ट दो सिचुएशन और कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले आपके दिमाग में थ्योरी ठूसी है, फिर देखेंगे ना कैसे कैसे यूज़ कर पाओगे। साथ के साथ क्वेश्चन नहीं कराए, लगातार क्वेश्चंस करेंगे। सम मोर सिचुएशंस। देखो भाई, मान लो इस सिचुएशन को मैं अलग से क्रिएट करता हूँ ताकि आप याद रख पाओ। मान लो दो लाइनें हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक, क्लियर। दो लाइनें हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ज़मीन के परपेंडिकुलर होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इस लाइन से उस लाइन के पैरों तक जाऊँ, इस लाइन से उस लाइन के पैरों तक जाऊँ। क्लियर। दो खंबे हैं, इसके सिर से उसके पैरों तक धागा बांध दूँ, इसके सिर से उसके पैरों तक धागा बांध दूँ। अब यहाँ पर ये मिले हैं ये दोनों लाइनें, यहाँ से एक लाइन खींच दूँ जो इन दोनों के पैरेलल हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, देखो ट्रायंगल ABC के अंदर, मैं प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, मोटा मोटी बता देता हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा जो यूजफुल होगा। ट्रायंगल ABC के अंदर DE इज पैरेलल टू AB, बेस के पैरेलल लाइन है तो सिमिलरिटी यूज होगी। ऐसे ही BFC के अंदर FC के पैरेलल DE है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, सिमिलरिटी यूज होगी। हम इजीली सिमिलरिटी यूज करके एक रिजल्ट निकाल सकते हैं जो डायरेक्टली आता है। क्या आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एक चीज याद की, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर राइट एंगुलर वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप की जाए तो आपने एक चीज़ याद की कि 1/AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/AC का स्क्वायर। याद की कि नहीं की थोड़ी देर पहले। इसी से सिमिलर है जब ऐसी सिचुएशन हो कि दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हों, इसके सिर से इसके पैरों पर लाइन मारे, इसके सिर से इसके पैरों पर लाइन मारे, जहाँ पर ये भी मिला है, जहाँ पर भी ये मिले हैं वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ जो किसी की भी एक के पैरेलल ड्रॉ कर दोगे तो दूसरे के पैरेलल हो ही जाएगा। तो ये जो बीच वाली है ना, यहाँ पर भी बीच वाली थी 1/AD, यहाँ पर वहाँ पर पावर 2 थी, यहाँ पर एक ही रहेगी। सर यहाँ पर पावर 2 क्यों थी? पाइथागोरस थ्योरम के कारण। ठीक है, ऐसे मैं याद रखता हूँ। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा प्रूव करने में। यहाँ पर सिर्फ सिमिलरिटी यूज होगी तो पावर 2 का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो ये है 1/EF इज इक्वल टू 1/ इसके इधर वाली साइड AB प्लस 1/DC। एक रिजल्ट है, ये याद रखो। सिमिलर सा रिजल्ट है, बीच वाली बाकी दो के रेसिप्रोकल के सम के बराबर, बीच वाली बाकी दो के रेसिप्रोकल के सम के बराबर। यहाँ पर स्क्वायर क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो रहा था प्रूव करने में। पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर आता है, यहाँ पर सिर्फ सिमिलरिटी यूज हो रही है तो स्क्वायर नहीं आएगा। याद रखने की टेक्निक्स बता रहा हूँ मैं, ये नहीं चाह रहा कि आपके ऊपर सिर्फ बर्डन बन जाए चीज़ें। ठीक है जी, क्लियर है। तो उसके हिसाब से इन दोनों को आपस में याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। नेक्स्ट एक और चीज़ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, जब सिमिलर ट्रायंगल्स क्रिएट होती हैं वो क्या करता है, एक एंगल कॉमन दे देता है मेरे भाई, वन एंगल कॉमन एंड अनदर एंगल इक्वल। ऐसे थोड़ी देर पहले जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, एक ट्रायंगल है ABC तो वो क्या करेगा कि एंगल B इज इक्वल टू ACD। ज़रूरी नहीं है वो ऐसे ही देगा, ज़रूरी नहीं है वो ऐसे ही देगा, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि वो आपको एक एंगल इक्वल दे देगा दो ट्रायंगल्स का। एक तो पूरी बड़ी ट्रायंगल है, एक ACD है। हो सकता है आपको ये लगे सर मुझे क्या पता पूरी बड़ी है छोटी DBC हो, कोई नहीं, वो आपको एक एंगल इक्वल दे देगा और फिर एक एंगल कॉमन होएगा। तो ये जो एंगल कॉमन है, ये एक तो ट्रायंगल, ये जो एंगल कॉमन है ये एक तो ट्रायंगल ADC में है ना, ADC में, और एक ये कौन सी ट्रायंगल में है, और है ये पूरी बड़ी वाली में ABC में। तो बस वही करो। अब देखो ADC के अंदर एक लाइन दो लाइन, एक लाइन वाला एंगल दो लाइन वाला एंगल, पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन वाला एंगल दो लाइन वाला एंगल, तीसरा एंगल तो बाय डिफॉल्ट इक्वल होएगा, ये सम 180 है। तो हो गई ट्रायंगल सिमिलर। कौन कौन सी ट्रायंगल इजीली लिख सकते हो? एक लाइन दो लाइन खाली, तो एक लाइन क्या है C, दो लाइन A खाली D इज सिमिलर टू, बड़ी ट्रायंगल में देखो एक लाइन है B,
दो लाइन है ए, खाली है सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। ठीक है भाई, क्लियर है? सारी सिचुएशन जो जो भी क्रिएट हो सकती हैं आपको करा दी गई है तसल्ली से। ठीक है, अब एक और चीज़ कभी कभी यूज हो जाती है, वो भी आपको याद करवा देता हूँ। मान लो हमारे पास कुछ पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पर प्रूव नहीं करूँगा, इसको प्रूव किया जा सकता है, क्यों प्रूव करना। मान लो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, मैं आपको याद करवा दूंगा, बहुत ही सिंपल लॉजिकल चीज़ है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज वो डिस्टेंस है 3:1:2। फॉर एग्जाम्पल ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो 3:1:2 मान लो इनके बीच का डिस्टेंस है। तो अगर आप ऐसे तिरछी लाइन मारोगे, अब किसी भी एंगल पर लाइन मार लो, जो ये डिस्टेंस, ये रेशियो आएगा ना, इसको मैं नाम देना पड़ेगा ABCD। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नाम ही दे देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। फिर देखो कि AB रेशियो, रुको मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँ, दिस बटे दिस, दो ही केस से कर देते हैं। यहाँ पर नाम दे देते हैं PQRS। देखो AB बटे में PQ इस इक्वल टू BC बटे में QR इस इक्वल टू CD बटे में RS। मैं यहाँ पर आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो 3:1:2 रेशियो है, तो किसी भी एंगल पर मान लो मार लो ऐसे लाइन, 3:1:2 ही रेशियो होएगा। ठीक है, वो कई बार ऐसे बोल देता है कि ये 30 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 120 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ। तो अगर 3:1 रेशियो चल रहा है तो यहाँ पर भी 3:1 ही चलेगा। अगर ये 30 का 4 गुना है तो 10 का 4 गुना 40 है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको एक लाइन, अब ये सीधी, अब आप बोलोगे सर इनके बीच का डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस पता नहीं करना, कोई भी एक लाइन वो बता देगा उसका ये रेशियो है, उसके बाद लाइन को किसी भी एंगल पर मार लो ऐसे, ये जो इंटरसेप्ट्स हैं ये उसी रेशियो में बनेंगे, उसी रेशियो में इनकी लेंथ कटेगी। समझ में आ गई बात? क्लियर? जब इसका क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर हो जाए। ठीक है, किसी भी एंगल पर ऐसे सीधी तिरछी कैसे भी लाइन मार लो, इस लाइन का रेशियो इसके साथ और इसके साथ सेम होएगा, इस लाइन का इसके साथ और इसके साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट, इस वीडियो के अंदर हम ये करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन करने रहने देंगे बहुत ज़्यादा, है ना, ये कर लेंगे, थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो बनी है, मतलब 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, एक आधे केस और रहते हैं। अगली वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि थ्योरी में आपके दिमाग के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन भी पड़ता है ना क्वेश्चन के मुकाबले, मेरे को ऐसा लगता है। स्क्वायर इन ए ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल के अंदर हम बड़े से बड़ा स्क्वायर डालें तो उस स्क्वायर की साइड निकालने के ऊपर, उसका एरिया निकालने के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट बता देता हूँ बिना प्रूव किए। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर, चाहे कैसी भी ट्रायंगल हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी भी ट्रायंगल के अंदर बड़े से बड़ा स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे तो उस स्क्वायर की साइड क्या होएगी? वो होएगी बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। अब ये बेस कौन सा है? बेस वो वाला बेस है जिसके ऊपर स्क्वायर इज लाइंग, यानी कि ये है ट्रायंगल के, कौन सी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, कौन से बेस की? जिसके ऊपर स्क्वायर बना हुआ है, और उस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो स्क्वायर की जो साइड होएगी बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। अगर इसका एरिया पूछेगा तो साइड का स्क्वायर। ये हम सिमिलरिटी से इजीली प्रूव कर सकते हैं, बट फिर भी आपको रिजल्ट याद ही रखना पड़ेगा। बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, इसको याद रखिएगा। इसके स्पेशल केसेस जो हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चाहे कैसी भी ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, अजीब सी ट्रायंगल हो, चाहे कैसी भी ट्रायंगल हो, ये हर एक ट्रायंगल के लिए ट्रू है। बेस कौन सा होगा? वो वाला जिसके ऊपर स्क्वायर लाई कर रहा है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। बस इतना याद रखो, सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, एक आधे स्पेशल केस जो फास्ट सोल्व करने में मदद करेंगे वो भी याद करवा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, इस ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, इस ट्रायंगल के, ये थोड़ी सी अलग ट्रायंगल है इससे, ये थोड़ी सी इक्विलेटरल फील हो रही है।
ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने क्या किया, मैंने कंप्यूटर से इनका बेस और इनकी हाइट सेम रखी है। मैं आपको फील करवाना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, देखो स्क्वायर एग्जैक्टली सेम है, मैंने इनका बेस और हाइट सेम रखा, देखो स्क्वायर का एग्जैक्टली सेम स्क्वायर है। तो ट्रायंगल कैसी है इस पर डिपेंड नहीं करता, बस उसका बेस क्या है, उसकी हाइट कितनी है, उसी के ऊपर साइड डिपेंड करती है। बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, दैट्स इट। क्लियर है मेरे भाई। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए सर, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर भी क्वेश्चन आए, क्योंकि यहाँ पर फिर बच्चों को ये लगेगा अगर इस एंगल को बढ़ा दूं तो फिर, अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर उसने स्क्वायर डालना है तो वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को दूसरे तरीके से करके डालेगा, ठीक है, फिर ये सोल्व नहीं होएगा। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर अगर डालेगा तो वो ऊपर हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, तो फिर हम ये वाला बेस ले लेंगे और ये वाली हाइट ले लेंगे जिसके ऊपर स्क्वायर है। समझ में आ गई मेरे भाई। ठीक है, ऐसे डाउट नहीं रखने, तो हमेशा एक ही फॉर्मूला चलेगा। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर दो तरीके से स्क्वायर डाला जा सकता है, ये और ये। अगर इस तरीके से स्क्वायर डाला है तो बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी, यानी कि ये वाली। ठीक है, अगर इस तरीके से स्क्वायर डाला है तो सर, तो फिर आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो, तो बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी। तो क्या इसके लिए अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या अलग से फॉर्मूला बनाया जा सकता है? डेफिनेटली। फॉर्मूला तो किसी भी चीज़ के लिए बना लो, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। उस केस में हाइपोटेन्यूज को बेस मान लेंगे, इसको हाइट मान लेंगे, क्या ही दिक्कत, अलग से फॉर्मूला क्यों रटें? ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके कई कई फॉर्मूले चल रहे हैं ना, मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट भाई, तो जो अपनी थ्योरी है वो सारी हो गई है, तो थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज मेहनत करने की ठानी है ना हमने, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखा भी है कि अब मैं ब्लैक स्क्रीन कर देता हूँ। अगर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को 1% भी परेशानी ना हो, आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं, ये बताओ मुझे। करनी चाहिए ना। मैं 100% मेरी तरफ से जो कुछ भी हो सकता है, मैं चाह रहा हूँ कि 1% भी आपको परेशानी फील ना करनी पड़े, चाहे ब्लैक स्क्रीन के कारण ही वो क्यों ना हो। ठीक है, हाँ, तो फिर भी लेकिन छोटी मोटी चीज़ें ऐसी रह सकती हैं जिनमें 100% परफेक्शन तो नहीं होती। तो क्या है, लाइफ में कभी भी अगर 100% परफेक्शन के साथ कोई चीज़ ना मिले, कंप्लेन नहीं करनी, जैसी भी मिलती है उसमें से बेस्ट आउटपुट देना है। अगर हम कंप्लेन करने का बिहेवियर बना लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं कम मेहनत करते हैं, और कम मेहनत की जो एक्सक्यूज है वो उस चीज़ को बना देते हैं। क्या PDF 1-2 दिन लेट अपलोड हुई थी, मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया, लेकिन पढ़ने वाले फिर भी पढ़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा मैं लेट करूंगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अपना माइंड सेट कंप्लेनिंग नहीं बनाना कि हम चीज़ों के बारे में कंप्लेन करें। अगर कोई जायज़ बात है, किसी पॉजिटिवली कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है, हमें देना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, लेकिन कंप्लेनिंग वो भी नहीं होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें और जो भी अवेलेबल है उसमें से बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करें। ठीक है, नहीं तो हमारा माइंडसेट एक्सक्यूज देने वाला हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूँ कि 1% भी कमी ना रहे भाई। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता जितना मैं कर रहा हूँ, सच में मजाक नहीं कर रहा, मैं अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ। 1% भी एनर्जी अपने अंदर रख नहीं रहा। देखो अब क्वेश्चन को करो भाई। इन द फिगर गिवन बिलो, स्टार्टिंग में कॉन्ग्रुएंसी वाले क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे मैंने टाइप वाइज और लेवल वाइज अरेंज कर रखे हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन आएंगे। इन द फिगर गिवन बिलो, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M मिड पॉइंट है, अगर M मिड पॉइंट है तो AM इज इक्वल टू BM। ठीक है, एंड एंगल DAB इज इक्वल टू CBA DAB इज इक्वल टू CBA। ठीक है, AMC इज इक्वल टू BMD, AMC इज इक्वल टू BMD। देन ट्रैंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू BCM। तो ट्रैंगल ADM जो है वो ट्रैंगल BCM के कॉन्ग्रुएंट क्यों है? ADM, देखो ADM और BCM ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है? देखो ये मतलब किस रूल के तहत कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो अब ध्यान से सुनो, ट्रैंगल AMD के अंदर एंगल एक डंडी वाला, साइड और एंगल, ये एंगल क्या है? थीटा प्लस 2 लाइन वाला। इस ट्रैंगल के अंदर देखो एंगल एक लाइन वाला, फिर 2 डंडी वाली साइड, और एंगल क्या हो गया? थीटा प्लस 2 डंडी वाला। समझ रहे हो? इस ट्रायंगल के अंदर एंगल साइड एंगल को देखो,
कौन कौन से एंगल हैं? एक डंडी वाला एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल, ये वाला एंगल है थीटा प्लस 2 लाइन वाला। तो यहाँ पर भी तो एग्जैक्टली सेम ही एंगल है भाई, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम ही एंगल है इस ट्रायंगल के अंदर, थीटा और 2 लाइन वाला, साइड और एंगल। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ABCD इज ए स्क्वायर, A इज जॉइन टू पॉइंट P, ABCD एक स्क्वायर है। ओके, A इज जॉइन टू पॉइंट P ऑन BC, BC के ऊपर कोई पॉइंट P है, A को उससे जॉइन कर दिया है। ठीक है भाई। D इज जॉइन टू पॉइंट Q ऑन AB, AB के ऊपर पॉइंट Q है, D को उससे जोड़ दिया है। ठीक है भाई। AP इंटरसेक्ट्स DQ एट R, AP इंटरसेक्ट्स DQ एट R। ठीक है, वाह, और डायरेक्टली उत्तर बता दिए हैं। करो R देन एंगल DRP इज, देन एंगल DRP, तो ये वाला एंगल क्या होगा? DRP पूछ लें या DRA पूछ लें, कुछ भी पूछ लें। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, जब मैंने पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था तब से मेरे PPT, मेरे को उत्तर भी याद है। ठीक है, बताओ उसने और क्या बताया? AP इज इक्वल टू डी क्यू, AP इज इक्वल टू डी क्यू। तो देखो मेरे भाई, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये वाला एंगल भी 90 का, ये भी, ये भी, ये भी, सारे एंगल 90 डिग्री के अंदर, 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर के अंदर। ठीक है, अब इस स्क्वायर को देखो, इसकी सारी साइड्स बराबर हैं, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो ट्रायंगल AQD में देखो, AQD साइड या फिर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। अब ट्रायंगल ABP में देखो, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। RHS के तहत दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। कौन सी ट्रायंगल? ये वाली और ये वाली। हाँ जी सर। तो यहाँ पर अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूँ, इसकी चोंच वाले एंगल को, तो इस एंगल को भी थीटा ही बोलना पड़ेगा। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। जी हाँ सर, क्लियर है। और अगर ये 90 है, ये थीटा है, ये वाला एंगल क्या होएगा? ये वाला एंगल थीटा डैश हो जाएगा, मतलब कि 90 माइनस थीटा मैं इसको बोल रहा हूँ। ट्रायंगल DAQ की बात कर रहा हूँ, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल थीटा डैश। अब देखो ये थीटा है, ये थीटा डैश है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगर ये 90 हो गया तो ये वाला भी 90, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90। आंसर इज ऑप्शन C 90। ठीक है, लेकिन मैं एग्जाम में हूँगा तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करूँगा। ठीक है, मैं इसको करूँगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। क्यों मैंने ये क्वेश्चन लिया अब वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको ज्योमेट्री की है तो आप इस क्वेश्चन को बिना ऐसे किए कर सकते हैं। देखो जरा कैसे। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। उसने ये बताया है कि AP इज इक्वल टू DQ। स्क्वायर एक सिमेट्रिकल फिगर है, स्क्वायर, स्क्वायर जो है चारों तरफ से सिमेट्रिकल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सिमेट्रिकल फिगर होती है, कहीं से भी देख लो एक जैसी ही दिखेगी, तीनों वर्टिसेस से देख लो। तो स्क्वायर एक सिमेट्रिकल फिगर है। मैंने क्या किया, मैंने इस वर्टेक्स से सामने एक डंडी खींची ऐसे, और इस वर्टेक्स से इस साइड पर एक डंडी खींची, दोनों डंडी बराबर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने इसको जितने एंगल पर खोला मुंह को, यहाँ पर भी, मतलब मैंने इसके मुंह को जितना खोला इसके मुंह को भी उतना ही खोला होगा, है ना। तो ये जो AB है और जो DA है, AB और DA ये तो 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैं AB से जितने थीटा मूव हुआ मैं इससे भी उतने ही थीटा मूव हुआ, तो यहाँ पर 90 का ही होएगा। AB इनके बीच में 90 का है, मैंने इसको जितना बढ़ाया इसको भी उतना ही बढ़ाया, तो ये 90 ही रहेगा यहाँ पर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, ये ना समझ में आए तो इट इज ओके। नेक्स्ट, लेट D and E be 2 points on side BC of triangle ABC। अभी मैं कंप्लीटली थक गया हूँ, इससे पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, बट कुछ क्वेश्चन और खींचेंगे, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खींच के ही बात बनेगी। ठीक है, लेट D and E be 2 points on side BC of triangle ABC। तो अगर एनर्जी थोड़ी सी कम लगे तो भाई कर लेना काम। ठीक है, BC के ऊपर है कैसे?
सच दैट AD इज इक्वल टू AE, AD इज इक्वल टू AE, ओके। AB is equal to 3x plus 1, AB this is equal to 3x plus 1, BD is equal to 9, AC is equal to 34, EC is equal to y plus 1, ठीक है भाई। और उसने क्या बताया है, और कुछ भी तो बताना होगा। AD is equal to AE, ये इसने बता दिया। देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, कुछ तो मिसिंग है। अच्छा ये दोनों इक्वल बता दी, हाँ ये दोनों इक्वल बता दी यहाँ से, हाँ जी कुछ भी मिसिंग नहीं है। देखो अब आप देखो ट्रायंगल ADE को, मैं सोच रहा था कुछ एंगल के बारे में बता दे, लेकिन एंगल के बारे में, अगर ट्रायंगल ADE की दोनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इस साइड के सामने ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होएगा। जी हाँ, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा, थीटा डैश बोल दूँ इसको। ये अगर थीटा है तो 180 माइनस थीटा, इसको मैंने थीटा डैश बोल दिया। तो ठीक है, अभी भी कुछ ना कुछ यार साइड एंगल ऐसे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। लेट डी एंड ई बी 2 पॉइंट्स ऑन द साइड BC such that AD is equal to AE, एंगल BAD is equal to EAC, एंगल BAD ये वाला एंगल is equal to EAC। हाँ ये दोनों एंगल, अब बात बनेगी, अब बात पूरी होगी। देखो तो ये वाली जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एंगल साइड एंगल, ये थीटा डैश है ना, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2 कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी कि y प्लस 1 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब y की वैल्यू क्या है 8, और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 34, तो 3x इज इक्वल टू 33, देयरफॉर x इज इक्वल टू 11। उसने क्या पूछा है, x प्लस वाई, यानी कि 11 प्लस 8 19। ठीक है भाई, तो एनर्जी मतलब काफ़ी डाउन है, कॉफ़ी काफ़ी पी के काम चला रहे हैं अभी। ऐसे थोड़ी मोटी कम एनर्जी हो तो आगे कुछ क्वेश्चन हम खींचते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे एक्स्ट्रा करके ही बातें बनती हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आप सिलेबस को भी ऐसे ही पूरा करोगे, रोज थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके। D is a point on side BC of triangle ABC, ठीक है, such that AD is perpendicular to BC। ठीक है भाई, ABC, D is a point on BC, AD perpendicular to BC, E is a point on AD, E एक पॉइंट है AD पर, for which AE is to ED, AE is to ED is 5:1, अगर ये 5x है तो ये 1x है। ठीक है, रेशियो है ना ये। इफ एंगल BAD इज 30, अगर एंगल BAD 30 है, ओके, इफ BAD 30 है, 10 ACB, ACB ये वाला एंगल है 10 ACB, तो 10 ACB क्या होएगा भाई, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऐसी कौन सी ट्रायंगल है, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होता है ना, तो ऐसी कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर ये वाला एंगल आ रहा है ADC, इसके सामने परपेंडिकुलर 5x प्लस 1x 6x बटे में बेस यानी कि DC इस इक्वल टू क्या बताया है 6 इंटू 10 एंगल DBE। अभी एंगल DBE कहाँ पर है, DBE यानी कि ये वाला एंगल। अब टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 6 इंटू 1x अपॉन BD। 6x से 6x गया, इसका मतलब DC इज इक्वल टू BD, यानी कि DC इज इक्वल टू BD। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात पता है तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, वो मैं बात बता देता हूँ क्योंकि वो यूज़फुल बात है। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करी, एल्टीट्यूड लंब, और वो लंब जो है वो मीडियन का भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है ये आइसोस्केलस है। आगे हम डेफिनेटली ये करने वाले हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करी और वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम कर रहा है, यानी कि आइसोस्केलस है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हमने मीडियन ड्रॉ करी और वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम कर रहा है, यानी कि आइसोस्केलस है। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक लाइन 2 लाइनों का काम कर रही है, एंगल भी बाइसेक्ट कर दिया, एल्टीट्यूड भी हो गई, कुछ भी किन्हीं भी 2 लाइनों का काम कर रहा है, यानी कि वो ट्रायंगल जो है सिमेट्रिकल है। ऐसे सिमेट्रिकल यानी कि ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, आइसोस्केलस है।
सिमेट्रिकल भी कैसे है, इसके आजू बाजू वाली साइड बराबर है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गई, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गई। अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गई तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के दोनों हिस्से एग्जैक्टली बराबर होते हैं। ये लाइन एग्जैक्टली बीच में काट रही होती है, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ऐसे सब कुछ होता है। ये 30 है तो ये भी 30 है, 90 30, ये वाला पूरा 60 है तो ये वाला भी पूरा 60 है। ठीक है, उसने क्या पूछा, एंगल ए सी बी इक्वल टू 60। ठीक है, नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है भाई, ये दोनों इक्वल बता दी। ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, डी एम एंड डी एन आर परपेंडिकुलर्स ऑन ए बी, डी एम और डी एन ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है। डी एम इज इक्वल टू डी एन, डी एम इज इक्वल टू डी एन। ठीक है, देन ट्रायंगल ए बी सी इज, तो ट्रायंगल ए बी सी कैसी ट्रायंगल है, देखो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे क्या पता कर सकते हो भाई। ट्रायंगल नंबर 1 और 2 के बारे में दिमाग लगाओ, हिंट दे दिया मैंने। देखो दोनों ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल है, हाँ जी सर। दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर है, हाँ जी सर। दोनों की एक साइड है जो बराबर है, हाँ जी सर। तो आर एच एस से दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे कि नहीं, जी हाँ। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल को देखो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये कौन सी हो गई, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गई। ठीक, क्लियर है। थोड़ा सा और खींच दें मामले को, थोड़े से और क्वेश्चन कर दें, 116 या फिर रहने देते हैं, 1.25 घंटे की वीडियो हो गई, बाकी अगली वीडियो में। ठीक है, ऐसे ही काम करते रहो यार। आपके आज के दिन लगाए हुए एफर्ट्स आपको उस दिन रिजल्ट देंगे जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होगा। वो एफर्ट उस दिन के थोड़ी होते हैं, उस दिन तो पब्लिक को पता चलता है। आज जो आप कर रहे हो वो कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। अब इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना। आज जो आप करोगे वो बस 1 गिलास पानी है, आप 1 गिलास पानी डाल डाल के एक तालाब बना रहे हो। एक दिन में 1 बाल्टी पानी भी नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। एक दिन में 24 घंटे हैं, सारे काम करने हैं, नहाना है, खाना है भाई, सारे काम करने हैं। तो एक दिन में 1 बाल्टी भी नहीं डाल सकते। रोज़ 1 बाल्टी डालोगे, नहाओगे नहीं, खाओगे नहीं, फिर एक दिन क्या होएगा, कई दिनों तक सूखा रहेगा गिलास, बीमार हो जाओगे, या फिर मन के अंदर इतनी इरिटेशन होएगी, रूटीन को तोड़ दोगे। ठीक है, अनरियलिस्टिक गोल नहीं करने। 1 गिलास रोज के एफर्ट, 1 गिलास रोज के एफर्ट, एक दिन आपका एक बढ़िया सा तालाब भर जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपने करना है। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई, लगे रहो।